खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:35 हुआ चाहते हैं 10 बजे तक हम सबका साथ रहने वाला है हमेशा की तरह। आज भी इस खास प्रोग्राम में आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे और 90 मिनट से हमारा और आपका साथ रहेगा। 90 मिनट तक आप हमारा साथ देंगे, हमें बर्दाश्त करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स रहते हैं, मुख्तलिफ हिस्से रहते हैं, अलग अलग पड़ाव रहते हैं और 3 से 4 पड़ाव में जब हम दाखिल होते हैं तो कौमी, बैनुल-अक़वामी और मकामी खबरों पर बिलखुसूस हमारी नज़र इस खास प्रोग्राम में रहती है। आज के प्रोग्राम में भी इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं, आज भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ हैं। टीवी स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आज हफ्ते के दिन खास क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टीवी स्क्रीन पर देखने के अलावा मिलेंगी। और तहरीरी मवाद के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर विजिट कर सकते हैं और एक क्लिक पर तमाम दुनिया के अपडेट्स आपके सामने देखने और पढ़ने के लिए आसानी से दस्तयाब होंगी। आज के प्रोग्राम में भी इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं, आज का दिन क्या कुछ कहता है सबसे पहले उस पर नजर दौड़ाएंगे, क्योंकि आज अगस्त की 20 तारीख है, 8वां महीना है और साल 2022, यानी इतिहास में आज का दिन क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ द डे खास क्या कहती है, सबसे पहले आपको वो बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। खबरों की तरफ जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है वो जरा आपको बताएं। आज 20 तारीख है और दुनिया भर के साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ बड़े वाक़यात रहते हैं, उन पर हमारी नज़र रहती है। लेकिन जनूबी एशिया, यूरोप, अमेरिका के अंदर और इस्लामी ममालिक में कौन से बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन हिस्ट्री में ख़ास रहते हैं, जिन पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी रहता है, सबसे पहले वो आपको बताएं। 1944 में आज के दिन बम्बई, जिसे आप मुंबई आप कहते हैं, यहाँ पर मलेरिया की वबा फैली। 3 माह में 34,000 शहरियों ने अपनी जान गंवा दी। यानी वबाई मर्ज कोविड-19 से पहले हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही फैलाने वाली ये वबा मानी जाती है और आज़ादी से 3 वर्ष कबल आज के दिन बम्बई के अंदर मलेरिया की वबा ने 3 माह के अंदर 34,000 लोगों की जान ले ली। साल 1921 आज ही का दिन था जब केरला के मालाबार इलाके से मोपला बगावत शुरू हुई और अंग्रेज़ों को खदेड़ने की एक और कोशिश थी और ये सबसे बड़ी तहरीकों में से एक है, यानी टॉप 5 जो मूवमेंट्स मानी जाती हैं उनमें से एक ये भी बड़ी तहरीक थी 1921 की। 1949 में इजराइल और शाम ने आज ही के दिन 19 माह से जारी जंग के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर हुए। आज के दिन ये बड़ी गजा पट्टी के अंदर एक बड़ी पेशरफ थी दोनों ममालिक के दरमियान। साल 1947 में सूबा सरहद ने, वहाँ की आवाम ने रेफरेंडम में पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत की। यानी आज सूबा सरहद की आवाम के लिए और पाकिस्तान की अहमियत की पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा दिन। 1947 में आज के दिन जो रेफरेंडम हुआ था उसमें आवाम ने पाकिस्तान के साथ जाने को तरजीह दी थी, हिमायत दी थी। इल्हाक हुआ था 1947 में। इसके अलावा 1988 में आज ही के दिन ईरान इराक जंग के 8 साल बाद जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। हालांकि जंग उसके बाद भी एक लंबे अरसे तक चली, लेकिन जंगबंदी का जो फैसला था वो आज के दिन साल 1988 में 20 तारीख को लिया गया, अगस्त के महीने में। 1988 में आज ही हिंदुस्तान और नेपाल में 6.5 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। 1000 अफराद ने अपनी जान गंवा दी 20 अगस्त साल 1988 को। 2002 में आज से ठीक 20 बरस कबल फ़लस्तीनी लीडर अबू नदाल का कत्ल हुआ। एक बड़ी तहरीक के बड़े लीडर माने जाते थे, लेकिन आज के दिन उनके कत्ल का इल्ज़ाम इजराइल के जासूसों पर लगाया गया। साल 1866 में आज ही के दिन सदर एंड्रू जॉनसन ने रस्मी तौर पर अमेरिका के अंदर जो खाना जंगी थी उसको ख़त्म करने का या मुकम्मल तौर पर ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। यानी जो सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका के अंदर और बहुत सारी स्टेट्स को एक साथ करने की कोशिश थी, उस लड़ाई के बीच में आज के दिन बड़ी कामयाबी मिली। 20 अगस्त 1866 को सदर एंड्रू जॉनसन ने आज के दिन खाना जंगी ख़त्म होने का बाकायदा ऐलान किया। हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी, लेकिन अब शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। बैक टू बैक कुछ बड़ी खबरें हैं, इस हवाले से तफसीलात भी एक करके सामने आ रही हैं। इशफाक, चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की इतला आपको बताते चले, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिसे आप NH-44 से भी याद करते हैं, उस पर जनाब दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। यानी न तो आप जम्मू से श्रीनगर की ओर आ सकते हैं और ना ही श्रीनगर से जम्मू की ओर जा सकते हैं।
इस ट्रैफिक अपडेट को बड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आज माना जा रहा है कैप्टेरिया मोड़, मेहार, रामबन के पास जो पिछले कई दिनों से नुकसान हुआ था सड़क को, उसकी रेस्टोरेशन के काम को हंगामी बुनियाद पर हाथ में लिया जाएगा ताकि ये मुकम्मल हो सके। आवाम से अपील की गई है कि वो NH-44 पर आज के दिन सफ़र ना करें और मज़ीद तफसीलात के लिए जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर के अंदर है या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू के अंदर है या रामबन या बानिहाल के अंदर है, उनके साथ रब्ता कायम करें इससे पहले कि आप इस शहरा पर सफ़र करना चाहती हैं। तो फिलहाल आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर मरम्मत का दिन मानिएगा आप, इसलिए 2-3 मकामात के पर जहाँ पर कैप्टेरिया मोड है, मेहार है, रामबन है, ये वो इलाके हैं जी जहाँ पर आज इस कौमी शहरा पर मरम्मत होनी है, इसलिए आज किसी भी तरीके से गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इतला सुबह सुबह हमारे न्यूज़ रूम को मिली है। उसके बाद आते हैं जी फटाफट से दूसरी बड़ी खबर की ओर, क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल रहा है और बारिशों के सिलसिले के बीच इस वक्त की अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 बच्चे लुकमा अजल हुए हैं जी। और उधमपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 2 बच्चे मर गए हैं और मिट्टी का बना हुआ मकान जो है वो लैंडस्लाइड के नीचे समरोली के मकाम पर आया है, जिसके नतीजे में वहां पर 2 बच्चों के मारे जाने की इतला सामने आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह कि मकान मुकम्मल तौर पर मलबे के नीचे आ गया था और उसके बाद जब रेस्क्यू चलाया गया तो उसमें फ़िलहाल 2 बच्चों की लाश बरामद करने की बात सामने आ रही है। जिला इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर इस वक्त ये ऑपरेशन वहां पर जारी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है जब अलसबा ये खबर सामने आई कि एक कच्चा मकान जो मलबे के नीचे आया है उसका रेस्क्यू शुरू किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और लोकल लोगों की मदद से, जिसके बाद फिलहाल 2 बच्चे जो दबे थे मलबे के नीचे उन्हें निकालने की बात सामने आ रही है। दोनों ने दम तोड़ दिया है, दोनों बच्चे जो है वो मर गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है समरोली के मकाम पर चल रहा है। समरोली श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के मकाम पर है। जब आप जम्मू से श्रीनगर की ओर चलेंगे तो उधमपुर से थोड़ी देर तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर आपको समरोली का मकाम दिखेगा। ऐसे तो पहाड़ जो है वो सारे पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खबर यह है कि कच्चा मकान एक बना हुआ था जिसमें कुछ रिहाइश पजीर लोग थे और मकान आज गिर गया है, जिसके नतीजे में फिलहाल 2 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई है। सीधे उधमपुर चलेंगे। किशोर शर्मा इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अपडेट के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा, ये जो समरोली के अंदर आज सुबह सुबह वाकया पेश आया, क्या बारिशें हो रही थी जिसकी वजह से मिट्टी के तोदे ऊपर से गिरा है या क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कहा जा रहा है? बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का एरिया नहीं है, आपको हम ये बता दें कि ये टिकरी ब्लॉक का स्मॉल एरिया है जो 30 से 35 किलोमीटर की दूर दराज का एरिया है। और बीते रात से जो है वो भारी बारिश के चलते जो है जो लैंडस्लाइड के चलते जो है कच्चा मकान इसकी चपेट में आया, जिसमें 2 बच्चों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। और हम आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे रात के 10 बजे के करीब यहाँ पे जो चौकी अफसर के साथ साथ जो नायब तहसीलदार पर मौके पर पहुंचते हैं और 4 घंटे यहाँ पे रेस्क्यू चलने के बाद जो है 2 बच्चों को यहाँ से जो उनकी जो डेड बॉडी है वो बाहर निकाल दी गई है। लेकिन इस कच्चे मकान में 2 फैमिलियां रहती थी, लेकिन अभी जो उनको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं देखें उस जगह पे अभी भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पे अभी भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। और अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उनसे अभी बात हुई, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 फैमिलियां इस कच्चे मकान में रहती थी जिसमें 2 बच्चों की जो है दर्दनाक मौत हुई है। जी गौर साहब, बाकी जो लोग रह रहे थे जब ये मकान गिरा, क्या वो अंदर थे, बाहर थे, और क्या उन्हें चोटें तो नहीं आई है? बिल्कुल, देखिए जब हमने वहां पे जो चश्मदीदों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 2 बच्चे जो थे वो रोटी खाने के बाद उनको वहां पे सुला दिया गया था, उसी के चलते जो है वो बाकी जो लोग थे वो दूसरे कमरे में थे। अलग इसमें फैमिलियां 2 फैमिली मेंबर रहते थे, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है उसी कमरे में 2 ही फिलहाल बच्चे थे जिनकी 4 घंटे रेस्क्यू चलने के बाद जो उनकी डेड बॉडियों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जो बाकी फैमिली मेंबर थे उनको इस वक्त जो है वो सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। जी, एक चीज और भी जो अभी इतलात मिल रही है, उधमपुर के अंदर काफी ज्यादा बारिश रात भर रही है। उधर रामबन बनिहाल के स्ट्रेच में नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। उधमपुर के आसपास अपडेट क्या है? किसी को जाने और आने की इजाजत है या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रूट्स हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? किशोर, बिल्कुल, देखिए अगर लोकल रूट की मैं बात करूं, अगर रामनगर या बसंतगढ़ एरिया की बात करूं, जिस एरिया की हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो
2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आए दिन आप देखते हैं कि जो पहाड़ के नीचे जो लोगों के घर रहते हैं, उसी के चलते जो है पूरा का पूरा पहाड़ जो है लोगों के कच्चे मकानों में आके गिरा है। लेकिन अभी जो हमारे साथ नैप हिल्स गांव से बात हुई, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीते रात को यहाँ पे हमने रेस्क्यू 4 घंटे रेस्क्यू चलने के बाद ही जो है जो फैमिली मेंबर बचे थे या उन फैमिली मेंबर को दूसरी जगह जाने की सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की फिलहाल मैं बात करूं, कैटेरिया के अलग अलग मुकाम पे शूटिंग स्टोन और जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, अगर जिशानी चौक की मैं बात करूं, किसी भी जो छोटी बड़ी घाटी की तरफ जो गाड़ी जाना चाहती है, आपसे उनको जाने की यहाँ से इजाजत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। उधमपुर के अंदर अभी भी बारिशें हो रही हैं कुछ एक इलाकों में जो ऊपरी हिस्से हैं, और ये जो समोल का इलाका है तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर हेडक्वार्टर से बताया जाता है 2 बच्चों की मौत हुई है, कम उम्र दोनों बच्चे थे, और फिलहाल पुलिस और सिविल इंतजामिया वहां पहुंची, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। लैंडस्लाइड मकान के पीछे से हुई है और पीछे वाला हिस्सा टूटने के बाद जो तस्वीरों में भी हमने आपको बताया जहां पर दोनों बच्चे दीवार के नीचे यानी घर की दीवार के जद में आए उस वक्त जब पानी का तेज बहाव और मिट्टी का तोदा पीछे से गिरा। 2 बच्चों की मौत के बाद बाकी लोग महफूज हैं, ये कंफर्म कर रहे थे नायब तहसीलदार के हवाले से जो बयान अभी हमारे नुमाइंदे के साथ बात करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कटरा के हवाले से, क्योंकि उधमपुर और कटरा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रियासी और इसके आसपास भी बारिशें हुई हैं और माता वैष्णो देवी जाने वाली यात्रा बुरी तरह मुतासिर हुई रात को, उस वक्त जब खराब मौसम के बीच अचानक तेज पानी आया और पानी धाम के नीचे वाले हिस्से से गुजरा, जिसकी वजह से मुसलसल बारिश के बीच यात्रा रूट मुतासिर हुआ। और कल चूंकि जन्माष्टमी भी थी और इस मौके पर बड़ी तादाद भारी रश था जम्मू के तमाम मंदिरों में, और माता वैष्णो देवी जाने वाले जो यात्री थे उनकी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। सिर्फ जम्मू के लोकल्स नहीं, बाहर की रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोग गए थे। अच्छी बात सिर्फ यह है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तबाही के मनाजिर, ये तस्वीरें रात की हैं जब पानी ऊपर वाले इलाके से आया और पूरा का पूरा पानी धाम में दाखिल हुआ उस हिस्से में जो निचले एरियाज हैं जहां पर भवन बल्कि इसको कहा जाता है, जहां पर रिहाइश का आसपास इंतजाम है, पूरा बंदोबस्त है, कारोबार चलता है, बस स्टैंड बहुत नजदीक है यहाँ से, और ये वो रास्ता है जहां पर आपको याद होगा कि चंद माह कबल जहां भगदड़ मचने से 14 से 15 लोगों की जान चली गई थी, उसी इलाके की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त सोनू कोहली कटरा से ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी रात देर गई चलाया, कुछ एक लोग यहाँ पर फंसे होने की इतलात भी मौसूल हुई। सोनू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? रात से अब तक काफ़ी अफरा तफरी देखी, पानी काफ़ी ज़्यादा आया, जलस्तर बढ़ा अचानक से इस हिस्से में, किसी तरह का नुकसान सुबह होते होते कोई अपडेट मिला है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी के दिन कल सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अचानक रात को बारिश तेज होने के कारण बाणगंगा में जल स्तर जो इतना बढ़ चुका था कि बाणगंगा में भी बाढ़ आ गई है। और बाणगंगा वो जगह है जहाँ जो भी यात्री माँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता था, पहले वैष्णो देवी जो बाणगंगा में स्नान करके ही ऊपर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाता था। मगर कल जो रात को इतनी ज्यादा बाढ़ जहाँ पे बाणगंगा में आ गई थी कि बाणगंगा में यात्रियों को वहां पे रोका गया था वहां पे स्नान करने के लिए। और वहीं मैं बात करूं ट्रैक की, तो ट्रैक में भी काफी ज्यादा जो जल स्तर था इतना बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं यात्री को कोई दिक्कत ना आए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक फैसला लिया गया कि रात को की यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी कि सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे यात्रा को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया था। कि मैं दूसरी ओर मैं बात करूं हिमकोटी मार्ग की, तो हिमकोटी मार्ग पे जो कि बैटरी कार मार्ग है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो ट्रैक है अक्सर बारिश के चलते वहां पे भूस्खलन के आसार रहते हैं, इसलिए उस मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा। और हेलीकॉप्टर की बात करूं तो हेलीकॉप्टर की जी कंटिन्यू। दूसरी ओर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि। और आज की जो अभी की अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो यात्रा फिर से एक बार बात कर दी है, यात्री सुचारू रूप से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जयकारे लगाते लगाते यात्री जो है जो माँ के भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मगर बात करूं मैं दूसरी ओर मौसम की, तो मौसम विभाग की तरफ से कल से जो है बारिश जो है आज ज्यादा दिखाई गई है, मगर अभी तक जो बारिश यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी ही हो रही है। मगर जिस तरह से बारिश अगर तेज होती है तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेता है उसके बाद ही पता चलेगा।
अब जो नए यात्री हैं, चूंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, होटल्स में भी अभी रुके हैं, जो हमारे पास जानकारी है, भवन तक भी पहुंचे हैं। आज कोई एडवाइजरी थोड़ी देर में जारी की जा सकती है या करने की तैयारी है, क्योंकि सिर्फ कटरा ही नहीं, आसपास के तमाम इलाकों में बारिशें हो रही हैं और जैसा आप खुद भी बता रहे हैं, मौसम विभाग का अनुमान है दिन भर बारिश और होगी, तो हालात और खराब ना हो, इसके लिए कोई एडवाइजरी आने के भी आज चांसेस हैं? नहीं, देखो, कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमने दिखाया था कि जो नए साल के ऊपर एक भगदड़ के चलते काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे यात्रियों को नुकसान हुआ था। उसी के चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कटरा से सोनू हमारे साथ थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रात से अब तक की सारी तस्वीरें एक साथ बता रहे हैं और ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब जाकर सुबह 5 बजे से दोबारा यात्रियों को चलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन हो सकता है कि आइंदा 3-4 घंटे काफ़ी अहम रहें। 12 बजे तक कोई और फैसला श्राइन बोर्ड हुकाम की तरफ से लिया जा सकता है, जैसा कि महकमा मौसमियात ने भी जो पहले पेशन गोई कर दी है कि मज़ीद दोपहर तक मौसम ख़राब रह सकता है, जिसकी वजह से और ऐसे हालात ना बने और कोई हादसा पेश ना आए। ट्रैक जो मुतासिर हुआ था, दोबारा यात्रियों को चलने की इजाज़त मिली। हिलकोटी के अलावा जो हेलीकॉप्टर सर्विस थी उसको भी दोबारा शुरू ज़रूर किया गया है, लेकिन धुंध अभी भी है, रास्ता अब भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ चलने के काबिल है जहां से यात्रियों को चलने की इजाजत है, लेकिन मजीद इस पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा पुंछ जिले की भी करते हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जिला पुंछ से सामने आ रही है और बड़ा अहम डेवलपमेंट ये है कि सुराग रसा इदारों की तरफ से वहां पर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। सरहदी जिला पुंछ से अभी तक की बड़ी खबर कि SIA की छापामारी चल रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के ऊपर उनकी गहरी नज़र थी। हवाला मनी को लेकर उनका बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है और उस सिलसिले को लेकर कई मकामात पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापामारियां हो चुकी है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि सरहदी जिला पुंछ से कि पुंछ शहर में SIA की छापामारी इस वक्त जारी है और मुबैना टेरर फंडिंग केस में मुलविस लोगों के घरों पर छापामारी की जाएगी और हो रही है। मजीद तफसीलात के लिए हम सीधे पुंछ चलेंगे जी, जहां से हमारे साथ सनी शर्मा ज्वाइन करेंगे, बताएंगे ग्राउंड जीरो से कि क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात उनके पास है। बड़ी इतला इस वक्त पुंछ से सामने आ रही है जहां पर SIA की तरफ से छापामारी है। ज़राया हमें बता रहे हैं कि SIA की तरफ से छापामारी है, लेकिन अभी तक SIA और ना ही NIA की तरफ से कोई बात सामने रखी गई है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे लगातार इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वसी इलाके के अंदर सिक्योरिटी प्रेजेंस को देखा गया है और सिक्योरिटी प्रेजेंस में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF की इजाफी दस्ते हैं, वहीं पर आला अफसर भी सरहदी जिला पुंछ के इस शहरी इलाके के अंदर मौजूद है जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि ये मरकजी जामिया मस्जिद का इलाका है जहां पर इस वक्त छापामारी चल रही है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से जो छापामारी चल रही है वो जमात इस्लामिया को लेकर भी चल रही है, वो जनाब छापामारी चल रही है टेरर हवाला टेरर फंडिंग को लेकर भी और दीगर मामला को लेकर भी। मामला जो है वो काफी ज्यादा गर्म है SIA की तरफ से। सीधे पुंछ जहां से सनी शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। सनी, अपडेट कीजिएगा जल्दी से कि सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब 8:55 का वक्त है। सुबह 6-6:30 बजे के आसपास पहला ब्रेक हमने किया था कि इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा दी गई और बाद में ये इतला भी आई कि अब बाज़ाब्ता तौर पर छापामारी हो रही है जामा मस्जिद के बड़े इलाके के आसपास। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी बहुत पहले तो मैं आपको बता दूं, सुबह 3 बजे से SIA जो है वो पुंछ में पहुंची हुई है और सुबह होते ही उन्होंने जो जैलून मदरसा है वहां पर ये जो है वो रेड की है और उसके बाद जो है किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, पर अभी भी जो है वो पूछताछ कर रही है। पहले तो ये जो रेड थी ये मदरसे में की गई, उसके बाद अब जो जैलून के मालिक हैं उनके घर पर SIA की जो टीम है वहां पर पहुंची है और वहां पर भी उनसे जो है वो पूछताछ बड़े पैमाने पर चल रही है। जगह जगह पर इस पूरे इलाके में अगर देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को जो है वो अपने हिरासत में लिया हुआ है और
अभी भी जो पूछताछ है वो बड़े पैमाने में चल रही है। जी सन्नी, एक इलाके के अंदर चल रही है, दाएं बाएं कुछ इतलात हैं शहर के कुछ और आसपास के इलाकों में, क्योंकि पिछले दिनों जो कार्रवाई एनआईए ने की थी वो बॉर्डर बेल्ट में भी की थी और शहर के अंदर भी की थी, रेडियो स्टेशन के आसपास। यहाँ आज एसआईए जो कार्रवाई कर रही है, कोई और स्पॉट भी है जहां पर इस वक्त टीम पहुंचने की? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से जम्मू में एक शख्स को अपनी हिरासत में पुलिस ने लिया था, जिसे 10 लाख रुपया जो नगद है वो पकड़ा गया था, तो उसके बाद जो एसआईए की टीम है ये पुंछ में पहुंची थी और पुंछ में 1 से 2 जगह और भी जो बताई जा रही है वहां पर भी ये रेड जो है वो की गई है। उसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ सुबह से ही जो है वो पूछताछ चल रही है और बड़े पैमाने पर पूछताछ अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये मदरसा है और मस्जिद भी साथ में, जामिया ज़ियाउल उलूम, और तस्वीरें आपके सामने सुबह सुबह की हैं। लेकिन हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि पहले मदरसे पर वहाँ टीम पहुँची थी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ज़िला पुलिस भी साथ थी, सीआरपीएफ की कुछ गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं, और इसके बाद अब जो बताया जाता है कि जामिया ज़ियाउल उलूम में जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी पूछताछ, उनकी रिहाइशगाह पर भी टीमें पहुंची हैं। तो मज़ीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर होना बाकी है कि किस केस के सिलसिले में पूछताछ हुई है, लेकिन ज़राए के हवाले से कि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उन केसेस के साथ जोड़कर, या जम्मू के अंदर एक शख्स को हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया और एडीजीपी की तरफ से कहा गया कि उसका कुछ मिलिटेंट्स के साथ रब्ता था, टेरर फंडिंग केस में नाम सामने आया था, ज़राए के मुताबिक शायद उस केस के साथ ये जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त छापेमारी 1 नहीं 2 मकामात पर चल रही है, पहले मदरसा और अब जो मुंतज़मीन हैं या जो इस पूरा सिस्टम यहाँ चलाने वाले हैं उनके रिहाइशगाह पर भी टीम पहुँच गई है। चलिए जनाब, अब जरा आते हैं जी एक और अहम खबर की, और ये माइशत के साथ हमारी जुड़ी है। और पिछले 2-3 दिन से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर के मुख्तलिफ जावियों पर गुफ्तगू हो, एक्सपर्ट्स की बात आपको बताते चले, ग्रोवर्स की मुश्किलों से आपको रूबरू करवाते चले, सिर्फ आपको नहीं बल्कि हुकूमत तक उनकी बात जाए और ये सारा स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन अब की बार जो खबर आपके सामने है ये इंतहाई हौसला अफजा खबर है, क्योंकि खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर से कि वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर अब जम्मू कश्मीर, वादिया कश्मीर के सेब को बैरून मुल्क लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी मामला आया है जी सामने बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के ताजर इस वक्त सोपोर मंडी के अंदर मौजूद है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सेब को खरीद कर ढाका भेज सके। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 30 ट्रकें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक शहर से बाहर भेज दिया गया है, ढाका की ओर रवाना कर दिया गया है। और मुंतज़मीन जो ढाका से इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनका मानना है कि पिछले कई महीनों से वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और लगातार वो इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे। और उसके बाद एशिया की बड़ी मंडी सोपोर वो पहुँचे, जहाँ पर पिछले कई सालों से वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस मेवे को खरीदें, और इस बार भी इस सिलसिले में और ज़्यादा कोशिशें की गई है। बांग्लादेश ताजर वादिया कश्मीर के अंदर मौजूद है, सेब खरीदने का मौसम इस वक्त चल रहा है। और इब्तिदाई ज़राया जो हमें बता रहे हैं, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक, और ज़राया जो हमें तस्दीक कर रहे हैं वो यह है कि 20% टोटल सेब प्रोडक्शन जो नॉर्थ कश्मीर का है उसे अभी तक बांग्लादेश रवाना किया जा सका है सालाना। यानी हर साल तकरीबन 20% जो नॉर्थ कश्मीर का हमारा सेब बनता है उसका 20% जो है वो बांग्लादेश जा रहा है, ज़राया हमें बता रहे हैं। और सोपोर फ्रूट मंडी जो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है जी, फ्रूट मार्केट है एशिया का, वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर जो इस वक्त बना हुआ है वो बांग्लादेशी ताजरों का बना हुआ है। और ये खुशाइंद कहीं ना कहीं कोशिश है कि ये चीज़ें चले। हम गुफ्तगू करेंगे जी 2 पहलू से, एक हम ग्रोवर से भी गुफ्तगू करेंगे और एक बायर्स से भी गुफ्तगू करवाएंगे। यानी फयाज अहमद सदर है हमारे साथ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन सोपोर, फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे साथ मुदस्सिर अहमद सदर है फ्रूट बायर्स एसोसिएशन के, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि 2 मुख्तलिफ पहलू है। सबसे पहले फयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त की खबर यह है कि पिछले दिनों से हम बता रहे थे कि जनाब डिब्बे नहीं मिल रहे हैं, पैकिंग की काफ़ी परेशानियां हैं, फिर मार्केट में जो स्कीमें मुतारिफ कराई गई थी उस पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की। लेकिन आज एक पॉजिटिव खबर लेकर हम अपने व्यूवर्स के सामने हैं और उन ताजरों के सामने हैं जिनका माल तैयार है और इस बार भी वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए सोपोर मंडी का रुख करेंगे। ये अब हम किसानों की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता लोगों की बात करते हैं, तो माना जा रहा कि नॉर्थ के अंदर जितना भी मेवा उगता है उसका 20% फिलहाल
डाका बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहा है हर साल। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कितना फायदा ये ग्रोवर के लिए है और क्या कुछ और एक्सपेक्ट किया जा सकता है? फयाज साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ग्रोवर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। मेरा सवाल है कि ये जो खबर सामने आ रही है कि जनाब अब सेब आहिस्ता आहिस्ता करके मंडियों तक तो आना शुरू हो ही गया है, लेकिन अब बांग्लादेश के ताजिर भी सोपोर की मंडी के अंदर पहुंच चुके हैं और वो अज खुद वहां पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बहस्ती ग्रोवर के और सदर ग्रोवर्स एसोसिएशन के किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? कितना खुशाइंद कदम है ये और क्या कुछ मजीद करने की इसमें जरूरत है? गवर्नर साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मदऊ किया इस बारे में। एक्चुअली क्या है कि नारद कश्मीर है, हमारा एक एप्पल है जो अमेरिकन एप्पल है जी, जो ज्यादातर बांग्लादेश में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हम पिछले 5, 6, 7 साल से कंटिन्यूस ये बात बोले कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारी एक ट्रक पे पिछले साल 9.5 लाख रुपए टैक्स लेती थी और इस साल उन्होंने 2.5 लाख रुपए और, इसका मतलब 12 लाख रुपए हमारी एक ट्रक पे टैक्स लेते हैं वो, जबकि हमारा अमेरिकन बांग्लादेश में ज्यादा चलता है। हमने बार बार गवर्नमेंट से इस्तिदा की थी कि ये टैक्स गवर्नमेंट बांग्लादेश के साथ बात की जाए ताकि ये टैक्स कम किया जाए और हमारा जो यहाँ अमेरिकन का रेट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब एक्सपेंसेस इतने बहुत ज्यादा है, ग्रोवर के पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो कश्मीर वैली का जो दसावर है ये इंडिया में सबसे बड़ा दसावर है और इंडिया के हर कोने में हमारा एप्पल जाता है और खासकर जो अमेरिकन है ये बांग्लादेश में ज्यादातर कंज्यूम हो जाता है। लेकिन मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से ये बात करना चाहता हूं कि कम से कम इस टैक्स को हाफ किया जाए ताकि ग्रोवर्स को फायदा मिल सके। जी ये भी बताइएगा, खबर ये भी है कि ताजिर बांग्लादेश से सफर करते हुए, ढाका से सफर करते हुए इस वक्त मंडी के अंदर मौजूद है। क्या वो बराह रास्त आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं या जो लोग कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हमारे हैं मंडियों के अंदर उनके साथ राब्ते में है? नहीं, एक्चुअली गवर्नर साहब क्या है कि यहाँ लोकल जो बायर्स है, लोकल बायर्स यहाँ से माल खरीद के बांग्लादेश में डाल देते हैं और बांग्लादेश में इनके हमारा मतलब पैसा भी रुक जाता है। लेकिन यहाँ जो कस्टमर हमारे हैं, जो बायर है यहाँ लोकल हमारे, वो करीबन 30 से 50 बंदे हैं जो बांग्लादेश का माल उठाते हैं, लेकिन हमारा पैसा बांग्लादेश में रुक जाता है, जिस वजह से इन लोगों को काफी सारे दिक्कतें आ जाती है। अगर वो पैसा हमको मतलब जल्दी मिल जाता, लेकिन बांग्लादेश वाले हमारा वो पैसा रोक देते हैं। पिछले साल 2021 में भी उनने हमारा करीबन 40 से 45 करोड़ रुपया रोक लिया है, जिस वजह से यहाँ के ग्रोवर पे सीधा असर पड़ जाता है। मैं आपकी वसादत से बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो पैसा है वो तुरंत वापस किया जाए ताकि यहाँ के ग्रोवर सफर ना कर सके। बहुत शुक्रिया जी फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए। मिर्जा मुदस्सिर अहमद भी जो है सदर फ्रूट बायर्स एसोसिएशन के हैं। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये आप वाला जो पहलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी फयाज साहब बता रहे थे कि जनाब कुछ लोग मकामी तौर हैं जो ये खरीदते हैं और उसके बाद बांग्लादेश के मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पास ये इत्तला भी है कि बांग्लादेश से भी कुछ लोग आए हैं जो अभी आपकी मंडी के अंदर मौजूद है और वो खुद भी आपके साथ राब्ते में है, मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में और वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये जो क्रेडिट नोट का मामला चल रहा है, फिर पैसा रुक जाता है, कितना मुश्किल ये कारोबार हो रहा है और ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि बैरूनी मुल्क से भी लोग अब यहाँ का रुख करते हैं, खुद आकर देखते हैं कि तिजारत किस तरीके से हो रही है। जी एक्चुअली बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो कई सालों से चल रहा है, सोपोर मंडी से जा रहा है डायरेक्ट, और बांग्लादेश के जितने भी बायर है चाहे वो 15-20 वो तकरीबन 3 महीने यहाँ पे स्टे करते हैं जी, तो वो परचेज करके खुद वहाँ पे लोड कर रहे हैं। काका जी जैसे बोले कि पेमेंट हमारी ब्लॉक होती है, ये सही बात है। पिछले साल का भी हमारा भी पेमेंट रुका हुआ बांग्लादेश में करोड़ों रुपए, जिससे लोकल जो ट्रेडर है और ग्रोवर है बहुत ही सफर किया पिछले साल। हालांकि हमारी पूरी गाड़ी में बांग्लादेश गवर्नमेंट 10 लाख से 10.5 लाख रुपए टैक्स कट रहा है अमेरिकन गाड़ी में, जिसमें कि 3000 बॉक्सेस लोड होते हैं जो कि यहाँ बराह रास्त सोपोर मंडी से बॉर्डर तक जाती है जी। तो जिसकी वजह से जो रेट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, क्योंकि हमने बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील की थी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अपील की थी कि आप थोड़ा बहुत बांग्लादेश गवर्नमेंट से टैग करके इस टैक्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हमें मिले ताकि ये बराह रास्त ग्रोवर को फायदा मिले। अच्छा, खबर ये है कि हर दिन मेरे पास जो इत्तला इस वक्त है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये मुदस्सिर साहब
कि हर दिन तकरीबन 25 से 30 ट्रकें रवाना होती है एशिया की दूसरी बड़ी मंडी से, सोपोर फ्रूट मंडी से बांग्लादेश के लिए, और ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो ये जो हर दिन 20 से 25 ट्रकें निकलना है, क्या मैं इसे खुशाइंद कदम मानूं? अगर इसको और ज़्यादा ठीक किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए आपके इंटरेस्ट को, तो क्या ये और बढ़ सकता है? जी जी, आपकी बात सही है और बढ़ सकता है। हम ग्रोवर से भी अपील करते हैं कि आप भी ग्रेडिंग पे फोकस कीजिए ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा हो उसमें हम क्वालिटी दे पाए। और हमारी एक कोशिश है कि हम ग्रोवर को ज्यादा अवेयर करें ताकि वो क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे। और जो 30 ट्रकें जा रही हैं ये आगे बढ़कर 40, 50, 70 ट्रक जो डेली यहाँ से लोड हो पाए, उसके लिए क्वालिटी को हमें मेंटेन करना है। और यहाँ पे जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हालांकि बदकिस्मती की बात यह है, हमारी सोपोर मंडी में एक गेस्ट हाउस है जो 10 कमरों पर मुश्तमिल है, लेकिन कई सालों से वो बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि बांग्लादेशी है, उनके लिए अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, जब इंटरनेशनल कोई बंदा यहाँ पे आए तो उसके लिए कम से कम APMC को चाहे कि जो अंदर गेस्ट हाउस बनाए उसको मेंटेन करे, उसमें जो कमरे हैं वो ठीक रखे। लेकिन बदकिस्मती अभी तक वो बेकार है, वहाँ पे कबूतर बैठे हुए हैं, पूरा जो गेस्ट हाउस है तहस नहस है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और बांग्लादेशी जो है वो मजबूर होते हैं आउटसाइड मंडी रहने के लिए। हालांकि हम ये चाहते थे कि वो विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मंडी रहे ताकि वो सेफ और सिक्योर अपने आप को फील करे। उसके लिए हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से एक बार फिर ये अपील करना चाहेंगे जो APMC गेस्ट हाउस है उसको वो चालू करे, और ताकि जो हमारे बाहर के मेहमान हैं जो इंटरनेशनल यहाँ पर बायर्स है वो वहाँ पे अकोमोडेट हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मुदस्सिर साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब, हर दिन आप समझ लीजिएगा जो नॉर्थ कश्मीर हमारा है, सोपोर, बारामूला, पट्टन, कुपवाड़ा, बारामूला तक जो एरिया है हमारा, इसका 55% मेवा जो है तकरीबन 24 लाख मीट्रिक टन मेवा जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को चला जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क भी जाता है। जैसे उन्होंने खुद एक अक़साम किया नाम लिया, एक किस्म का नाम लिया जो अमेरिकन्स है। और सोपोर मंडी का जो माल है वो इस वक्त बल्क तैयार हो रहा है, और दिल्ली, बेंगलोर, इसके साथ कोलकाता, चेन्नई के अंदर ये इस वक्त दस्तियाब है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये जो इंडस्ट्री है जो अभी तक भी सन्नत का दर्जा नहीं इख्तियार कर चुकी है, इसको सन्नत का दर्जा दिया जाए, इसको इंडस्ट्री के तकाज़ों के तौर पर लिया जाए, और इसके साथ जुड़े लोग जो ग्रोवर है उसको भी फ़ायदा मिले, जो बायर है उसको भी फ़ायदा मिले, जो बीच में कमीशन एजेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और स्ट्रीम लाइन हो, सरकार की आंखों के सामने सारी किताब हो कि किस तरीके से ये निज़ाम जो है वो चल रहा है। फिलहाल अच्छी खबर आज ये है कि कुछ से बाहर जा रहा है, मज़ीद जाएगा, कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है ताकि ताजर जो है वो और ज़्यादा मुतमईन और इस्तेकाम के साथ इस काम को कर पाए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको कुछ अहम बातें बताएंगे कि अब श्रीनगर के अंदर एक और रोपवे बनने जा रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ और रोपवेज बनने जा रहे हैं। वक्फ इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और अभी पुराने फैसले में जो हंगामा था वो तो अपनी जगह, नए फैसले से क्या हंगामा होगा वो आपको बताएंगे। और फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है कि कुदरती जड़ी बूटियाँ जो हमारे रियासत का एक असासा थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है, और ये सरकारी तौर पर एदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। हिलाल आंजुरी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार पल पल की खबर से आपको बाखबर करेंगे।